हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया जीओसी हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जीओसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ वो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। हमने लास्ट क्लास में जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निपटा के जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये सारी बातें पिछली क्लास में करी थी और एसिडिक स्ट्रेंथ हमने स्टार्ट की थी। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ में हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना क्या पढ़ने वाले हैं। देखो जरा कि एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो एप्लीकेशन ऑफ MHI, हमें क्या करना है जी। जो M इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इन सबको जो है वो काम में लेते हुए एक तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है या कंपैरिजन करना। आपको अलग अलग कंपाउंड देगा, जैसे 3-4 कंपाउंड दे दिए, बोलेगा कि इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो यहां पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहले हमने इसी की बात करी थी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो अफेक्ट होती है। तो यहीं पर सबसे पहला जो अपने पास था ना, वो क्या था, वो अपने पास था भैया जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। फिर इसके बाद में एक हमने देखा था बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था, ये भी हमने देख लिया लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी फैक्टर हमने देख लिया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था भैया जी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड बेस। कि भैया जो कॉन्जुगेटेड बेस होता है ना, उसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे जो है वो एक तरीके से उसकी स्टेबिलिटी से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे पता कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ही हम डिस्कस कर रहे थे। और मैंने एक आपको ये भी कहा था कि ऑर्गेनिक में ज्यादातर ये वाला ही पॉइंट काम में आएगा कि हमें जहां कहीं पर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होगा ना, तो आपको क्या करना, कॉन्जुगेटेड बेस बनाना और उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है। और मैंने यहां पर कंसेप्ट आपको ये बताया था कि भैया जी HA है, तो HA मान लो ये कोई एसिड है। देखो ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी नोट की हुई है ना, तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अभी एग्जांपल से बात करेंगे। HA हमारे पास एसिड है। अब कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है, तो कोई भी एसिड एक H प्लस रिलीज करने के बाद किस में बदलता है, अपने कॉन्जुगेटेड बेस में बदलता है। तो इसने अगर एक H प्लस रिलीज कर दिया तो पीछे जो है वो क्या बनेगा अपने पास A माइनस, और ये क्या है इसका कॉन्जुगेटेड बेस। ये हमारा कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हम बोलेंगे स्टेबल है तो जल्दी बनेगा, ज्यादा बनेगा, और इसका मतलब ये है कि ये जल्दी H प्लस रिलीज करेगा। और कोई भी सब्सटेंस जितनी जल्दी H प्लस रिलीज करता है, हम बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि भैया जी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस के। कि यार हमारा कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होने वाली है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, फिर देखो कि कॉन्जुगेटेड बेस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने पिछली क्लास में कहा था कि भैया चार्ज तो कोई भी हो, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, चार्ज कोई भी हो, आपको यह पता होना चाहिए कि जो चार्ज स्पीसीज होती है वो कम स्टेबल होती है न्यूट्रल से, है ना। चार्ज भले ही कैसा भी आ जाए, तो ओवरऑल जो है वो चार्ज क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए कम होना चाहिए। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो वो भी कम से कम होना चाहिए, चाहे नेगेटिव चार्ज हो वो भी कम से कम होना चाहिए। यहां हमारे पास जो है वो एक तरीके से कॉन्जुगेटेड बेस जो होगा ना, इस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर है तो कम से कम नेगेटिव होना चाहिए। इसके लिए यहां पर आपने यहां कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऐड कर दिया मान लो, है ना। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का मतलब है या तो -M वाला हो सकता है या -H वाला हो सकता है, या फिर यहां -I इफेक्ट वाला कोई ग्रुप हो सकता है, ये वाले कोई ग्रुप हो सकते हैं। तो भैया जी इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है। तो ये इससे क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज विड्रॉ करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहां पर A माइनस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या आएगी, कमी आएगी। और भैया A माइनस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगी तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी A की क्या होगी, इंक्रीज होगी, कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन A माइनस, ऑन A माइनस क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है,
और दूसरा जो है वो हमारे पास अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो मैं बोलूंगा एसिडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि मान लो A माइनस है और अब यहां पर आपने कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जोड़ रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बोले तो प्लस M वाला या फिर प्लस H वाला या फिर प्लस I वाला, ऐसा कोई ग्रुप आपने यहां पर ऐड कर रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है ना, तो भैया A माइनस पर ये ऑलरेडी नेगेटिव लिए बैठा है, ऑलरेडी ये परेशान है और ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में क्या होगी, बढ़ेगी। और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हम बोलेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, यानी कि इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना, ऑन A माइनस ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये इंक्रीज होगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और अगर कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये वाला जो है ना आसानी से अब कॉन्जुगेटेड बेस नहीं बनाएगा, और कॉन्जुगेटेड बेस का फॉर्मेशन आसानी से नहीं हो रहा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है, यानी कि इस केस में एसिडिटी जो है वो क्या हो जाएगी, एसिडिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहीं से कंक्लूजन मैंने क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भैया जी -M या फिर -H या -I इफेक्ट के, है ना, इनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि ये सारे इफेक्ट जब भी आएंगे ना तो ये सारे के सारे इफेक्ट मिलकर क्या करेंगे, कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, और कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो इन सब के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज ही होगी। दूसरा हमारे पास केस ऐसा है कि भैया अपने पास ये सारे के सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, +M +H या फिर +I इफेक्ट के, कि भैया ये सारे के सारे कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और स्टेबिलिटी डिक्रीज करेंगे तो इधर एसिडिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये कंडीशन है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जहां कहीं पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आ जाए तो आप तो यही फैक्टर चेक करोगे। एसिडिक स्ट्रेंथ से मैंने आपको कहा था कि आपको जो है वो Ka का ऑर्डर पूछ सकता है, आपको pKa का ऑर्डर पूछ सकता है, pH का ऑर्डर पूछ सकता है, H+ आयन कंसंट्रेशन का ऑर्डर पूछ सकता है। सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली जो है फाइनली एसिडिक स्ट्रेंथ से ही रिलेट करती है। क्लियर है बात? तो चलो ये तो हुई हमारे पास एक बात। फिर देखना थोड़ा सा इसमें हम आगे बढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद में। अब देखो एग्जांपल से अपनी बात स्टार्ट करूंगा। आपको तो बस केवल ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट और जो अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट है ना, बस केवल ये ही चेक करने हैं, और इनसे ही हम एसिडिक स्ट्रेंथ को आसानी से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। हाँ जी, देखिएगा, जैसे एक बार एग्जाम में आया हुआ, सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। एक तो है हमारे पास ये कोई एसिड, ठीक है, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो एसिड है। ये एग्जांपल जो है वो एग्जाम में आया हुआ है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना जरा, बहुत ही आसान सा काम है। आपको तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले, वैसे तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हो, लेकिन देखो कंसेप्ट यही है कि कॉन्जुगेटेड बेस बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। एक चीज मैं बता देता हूं कि जहां कहीं पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो कि यार सर कोई दिमाग लग ही नहीं रहा है, कोई आइडिया लग ही नहीं रहा है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है ना पेपर में कि यार देखते ही जो अरे यार ये तो मेरे से नहीं होगा, है ना, तो ऐसा जो है वो अगर कंसेप्ट आ जाए या ऐसा जो हो कोई यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कॉन्जुगेटेड बेस बना लो, और कॉन्जुगेटेड बेस बना के उसकी स्टेबिलिटी क्या कर लो, चेक कर लो। जैसे यहां पर मैं आपको कॉन्जुगेटेड बेस बना के बताता हूं। आप क्या करोगे, पूरे कंपाउंड में जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो हटाओगे। अब सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो भैया जी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आप हटाओगे। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे फ्लोरीन हो गया, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ, है ना, फ्लोरीन वाला तो आपको कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, है ना, या फिर जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इसकी बात हम आगे करेंगे तो क्या होता है ये तो बाद में देखेंगे। तो आप अभी के लिए समझो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं,
और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आप सबसे पहले क्या करोगे, रिमूव करोगे। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सबसे पहले आप हटाओगे। तो यहां पर देखना जरा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कौन है, ये वाला है, इसको हटाओ। तो इसका हम कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे, तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये वाला बनेगा COO माइनस। यहां इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस ये बनेगा CH2COO माइनस। इसका कॉन्जुगेटेड बेस जो है वो ये बनेगा Br और यहाँ CH2 और यहाँ आएगा COO माइनस। और इसका कॉन्जुगेटेड बेस अपने पास I और ये CH2 और ये COO माइनस। ये देखो जी, ये इन सब का क्या है, एक तरीके से कॉन्जुगेटेड बेस बना लिया हमने, कॉन्जुगेटेड बेस। अब यूं समझो कि इनमें स्टेबिलिटी चेक करते हैं। जो चीज कॉमन है ना उसको कभी चेक नहीं करेंगे, है ना। जैसे यहां पर जो कार्बोक्सिलेट अपने पास ग्रुप है, यहाँ कार्बोक्सिलेट ग्रुप, कार्बोक्सिलेट, ये तो कॉमन है। डबल सिंगल नेगेटिव, इतना रेजोनेंस भी कॉमन है। अलग क्या है, हेलोजन अलग है। अब हेलोजन का इफेक्ट चेक करना कि भैया हेलोजन का इफेक्ट होता है -I, ठीक है। हेलोजन के केस में -I होता है, और अगर हेलोजन का लोन पे रेजोनेंस में होता है तो वहां +M भी होता है। लेकिन ध्यान रखना, हेलोजन के केस में हमें हमेशा -I को ही डोमिनेंट मानना है, ठीक है। तो यहां पर -I इफेक्ट है, यहां इसका भी -I है, यहां पर इसका भी -I है, यहां इसका भी -I इफेक्ट है। सब में इंडक्टिव इफेक्ट है। तो भैया डिस्टेंस सब में बराबर है, इंडक्टिव इफेक्ट है, तो जहां पर हम बोलेंगे सबसे ज्यादा -I होगा वहां पर ये कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि -I की वजह से ये फ्लोरीन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, यहां इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इस पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम हो गया, चार्ज डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी चार्ज अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां अगर इन सब में हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, है ना, तो यहां स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा अपने पास, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन वाला, फिर ब्रोमीन वाला, और सबसे लास्ट में जो है कौन सा होगा, आयोडीन वाला सबसे कम स्टेबल होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया है, इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सबसे जल्दी बनेगा, क्योंकि स्टेबल है ना, स्टेबल है तो जल्दी बनेगा, और जल्दी बनेगा इसका मतलब भैया ये वाला एसिड जो है ना वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो इन चारों में अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखोगे तो फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। ये सही तरीका होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का, कि यार पहले कॉन्जुगेटेड ही बनाना है, कॉन्जुगेटेड बना के उसकी स्टेबिलिटी ही चेक करनी है, और कोई नया काम नहीं करना। कॉन्जुगेटेड बनाओ, स्टेबिलिटी चेक करो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब आपको हर बार ऐसा नहीं करना, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, है ना, कि जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस में लाओगे वैसे वैसे जो हो, जैसे H हटाया यहां नेगेटिव, H हटाया नेगेटिव, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि यार यहां -I लग रहा है, यहां +I लग रहा है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ये मैंने 2-3 कंपाउंड दिए, अब यहां पर इन सब में जो है ना हमें एक तरीके से कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ को, है ना। जैसे 4 एग्जांपल है, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो भैया बहुत ही आसान सा काम है। देखना जरा, जो चीज सेम है उसको चेक नहीं करना है, जो अलग है उसको चेक करना है। अलग ये है भैया NO2 इफेक्ट कैसा, -I, NO2 इफेक्ट कैसा, -I, NO2 इफेक्ट कैसा, -I, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट जितना आएगा, जितना ज्यादा विड्रॉवल इफेक्ट होगा ना वहां पर उतनी ही ज्यादा एक तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि विड्रॉवल इफेक्ट के एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर देखो जरा कि विड्रॉवल इफेक्ट सब ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्जुगेटेड जब बनेगा, H+ हटाओगे पीछे चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, कॉन्जुगेटेड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और ध्यान रखना -M भी होता है NO2 का, लेकिन बिना रेजोनेंस के M नहीं होता है। इसमें बिना कॉन्जुगेशन के मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो केवल कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस जब होता है तो ही मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे। यहां पर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस नहीं है, इसलिए यहां M इफेक्ट नहीं है, यहां केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो ये क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ऐसे यहां पर NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऐसे ये खींचेगा, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई भी नहीं है। तो यहां पर देखो जी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे जा रहे हैं, कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी बढ़ाई जा रही है, तो सबसे ज्यादा यहां पर -I होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, और सबसे कम -I किसमें है, इसमें तो -I है नहीं, यहां -I सबसे कम है।
अब यार ये माइनस आई कम कैसे हुआ, तो आप देखो जैसे जैसे जो वो यहां से डिस्टेंस दूर जा रही है, जिस कार्बन पर जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज वाले एटम से जैसे जैसे दूर जाएंगे, NO2 की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रही है, हमें पता है कि माइनस आई जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इसलिए जो है NO2 के दूर जाने पर माइनस आई क्या हो गया, कम हो गया, और NO2 के दूर चलने पर माइनस आई अगर डिक्रीज हुआ है तो यहां पर हम बोलेंगे एक तरीके से जो है कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकल के आएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको एक ही चीज चेक करनी है, और वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, है ना। जैसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम कुछ नए एग्जांपल की तरफ भी बढ़ेंगे। जैसे एक तो ये दे दिया आपको, एक ये दे दिया, मान लो एक ये दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास 4 एग्जांपल है, ठीक है। अब यार यहां पर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ली तो पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल तो कैसा भी आ सकता है। तो देखना जरा कि कॉन्जुगेटेड बेस हम बना सकते हैं कि H+ को हटाओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जो H जुड़ा है उसको हटाओ और स्टेबिलिटी चेक करो। तो यहां पर देखना जरा कि इसको हटाया, यहां नेगेटिव आएगा, ये इसका कॉन्जुगेटेड, ये इसका कॉन्जुगेटेड, और ये इसका कॉन्जुगेटेड, ठीक है। अब यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसमें NO2 का इफेक्ट लग रहा है कैसा, -I, यहां पर जो है वो इसका इफेक्ट लग रहा है कैसा, +I, और इसका जो है वो कैसा लग रहा है, +I, और +I वाला इफेक्ट जितना ज्यादा आएगा, यहां पर देखो कि हमारा जो है वो COO- कॉन्जुगेटेड बेस ये ऑलरेडी परेशान है। क्यों परेशान है, कि यार ऑलरेडी इस पर नेगेटिव चार्ज है, और +I वाला इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा इसकी स्टेबिलिटी को उतना ही कम करेगा, और कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी अगर कम होगी हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सेकंड होगा। सेकंड क्यों, क्योंकि -I है ना, माइनस विड्रॉवल इफेक्ट कॉन्जुगेटेड पर जितना ज्यादा लगेगा वहां पर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो सेकंड के बाद में कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अब इन दोनों में से बताओ जरा कि थर्ड और फोर्थ में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। कि यार देखो थर्ड वाले में जो है वो -I कम है थोड़ा सा, क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गई, और फोर्थ वाले में थर्ड वाले में +I थोड़ा सा क्या है, कम है, और यहां पर +I कम है तो इसलिए हम बोलेंगे इसके कंपैरिजन में कम है, यहां पर +I जो है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है इसलिए, है ना। तो +I यहां कम है, +I जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब आएगा कौन सा, थर्ड, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है बात। तो भाई ऐसे ही आपको हमेशा चेक करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बहुत ही आसान सा काम है। और देखना जरा एक दो एग्जांपल और लेते हैं, सिंपल सा काम है। यहां पर जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं ना आपको, एक एक एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी तो बेसिक से एग्जांपल है, अभी इनमें जो है वो बहुत सारे एग्जांपल ऐसे आएंगे जिनमें अलग अलग तरह के कंसेप्ट लगते हैं, और अलग अलग तरह के कंसेप्ट लगेंगे तो भाई वहां पर जो है वो मिले जुले इफेक्ट की वजह से भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है ना, 2-3 इफेक्ट को मिला के बाद में नेट ऑर्डर क्या आएगा, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया हमारे पास। अब इनमें जो है वो आपको कुछ नहीं करना है, केवल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। एक ही हो गया। अब यार एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो कैसे बताते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस बनाते हैं, और कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी ही हम चेक करते हैं। तो यहां पर कॉन्जुगेटेड बेस बनाता हूं, देखो H+ हटाया, H+ हटाया तो पीछे बनेगा CH3 CH2 और ये O-। यहां से H+ हटाया तो पीछे बनेगा CH2 CH और ये O-। यहां से H+ हटाया तो पीछे बना जी CH2 CH और ये CH डबल बॉन्ड CH और ये आया O-। अब इन तीनों में स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो यहां पर आप देखना कि यार यहां पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, और यहां पर भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, लेकिन भाई इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, नेगेटिव सिंगल डबल लॉन्गर कॉन्जुगेशन है ना, लॉन्गर कॉन्जुगेशन, ज्यादा रेजोनेंस, मोर कॉन्जुगेशन। इसमें रेजोनेंस थोड़ा कम है,
यहाँ पर रेजोनेंस जो है वो थोड़ा सा क्या है, यहाँ तो रेजोनेंस है ही नहीं बिल्कुल भी। तो देखो अब अलग कंसेप्ट लग रहा है कि रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो ये रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, मतलब कॉन्जुगेटेड ये वाला जो है ना थर्ड वाला, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। तो मुझे बताओ एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो एसिडिटी का ऑर्डर भी यही रहेगा, तीसरा, फिर दूसरा, फिर कौन सा रहेगा, पहला। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ओके, जैसे भाई हमारे पास ये एग्जांपल है ना, सेम टू सेम आपको एसिड के बारे में भी दे सकता है ना, या कोई भी सब्सटेंस दे सकता है। जैसे इससे पहले के एग्जांपल हमने देखे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, अब ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, ये अल्कोहल के एग्जांपल है ना। इनके अलावा भी कोई भी एग्जांपल आपको मिल सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2OH, एक आपको दे दिया CH3CH और ये OH और ये CH3, एक आपको ये वाला दे दिया CH3C और CH3 और ये CH3 और ये OH। अब 3 एल्कोहल अपने पास, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है। इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे पूछ लिया, तो भैया बहुत ही सिंपल सा काम है, आप जो है कॉन्जुगेटेड बनाओ। ये बनाया कॉन्जुगेटेड बेस, ये बनाया कॉन्जुगेटेड बेस, ये बनाया कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस बनाया। अब स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो इसका पूरे का लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, दो कार्बन का प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर जो है वो इधर भी प्लस आई इफेक्ट इसका लग रहा है, इस वाले ग्रुप का भी प्लस आई इफेक्ट लगेगा, है ना। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पर तो भैया देखो जरा 3 का चारों तरफ से प्लस आई और भी ज्यादा है, और हमें पता है कि प्लस आई जितना ज्यादा बढ़ेगा कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, और कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ इन तीनों में एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, एसिडिटी का ऑर्डर रहेगा ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कौन सा, फर्स्ट यानी 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, और सबसे कम एसिडिक होगा कौन सा, 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है बात। तो ऐसा भी आ सकता है। और देखना जरा कि जैसे एक तो दे दिया आपको एथेन, एक आपको दे दिया एथीन, और एक आपको दे दिया एथाइन या एसिटिलीन, ठीक है, ये 3 दे दिए, और आपको पूछ लिया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा या एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। वही बात, कॉन्जुगेटेड बनाएंगे और स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अब कॉन्जुगेटेड कहां से बनाना है, तो भाई कॉन्जुगेटेड बनता है H+ के हटाने से। अब कौन सा H+ हटाएं, तो अभी मैंने कहा कि जो एक्टिव H+ है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ H+ है, वो आपको हटाना है। अब भाई देखो, जैसे इसमें तो एक ही ऑप्शन है अपने पास, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये वाला एक ही हाइड्रोजन हट सकता है, तो एक हाइड्रोजन यहां से हटाया तो पीछे आया CH2 नेगेटिव, ये वाला हाइड्रोजन हटाया तो हमारे पास ये आया CH नेगेटिव, यहां से हाइड्रोजन हटाया तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, और ये चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। ये हमारे पास कंडीशन आई, है ना। अब इन तीनों में अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे, स्टेबिलिटी, तो अब देखो यहां पर अलग कंसेप्ट लग रहे हैं, है ना। हर एक एग्जांपल में हो सकता है कंसेप्ट बदल जाए, लेकिन कुछ एक स्पेशल एग्जांपल है जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे अभी हमने ट्रेंड वाले क्वेश्चन देखे कि यार -I लग रहा था, -I कम हो रहा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही, +I बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, ट्रेंड वाले क्वेश्चन। अब कंसेप्ट वाले क्वेश्चन की इस वाले एग्जांपल में ये वाला कंसेप्ट लगेगा। जैसे हमें ये चेक करना कि यार नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां है, तो आप ये समझना कि यहां इस कार्बन पर हाइब्रिडेशन कौन सा, sp3, यहां हाइब्रिडेशन कौन सा, sp2, और यहां हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp। और वी नो दैट कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टेबल होगा, यहां सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा। और ये अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो ऊपर वाले एग्जांपल में एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा, एसिडिटी का ऑर्डर ये है भैया, ये एसिटिलीन इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मैक्सिमम एसिडिक होगा। क्लियर है बात। तो ये कंडीशन है। और देखो जरा कि जैसे एक एग्जांपल है अपने पास, आपको ऐसा दे रखा है कि ये कोई एग्जांपल है, मान लो यहां पर जुड़ा हुआ है Ha, है ना, फिर एक कोई एग्जांपल है यहाँ हमारे पास जुड़ा हुआ है Hb, और एक ये है यहाँ पर जुड़ा हुआ है Hc, ठीक है। और आपको बोल दिया कि भैया Ha और Hb और Hc ये 3 तरीके के अलग अलग हाइड्रोजन है ना, इन तीनों हाइड्रोजन में एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा कि यार कौन सा वाला हाइड्रोजन कम एसिडिक है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है। ये सारे एग्जांपल जो है ना आपको ध्यान में रखने हैं।
है ना। तो कौन सा वाला हाइड्रोजन कम एसिडिक, कौन सा ज्यादा एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहने वाला है। तो आप समझो जरा कि HA है, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां से जो वो H+ हटाते हैं, H+ हटाया तो यहाँ चार्ज आएगा कैसा, नेगेटिव, ठीक है। फिर H+ हटाया, यहाँ चार्ज आएगा नेगेटिव, H+ हटाया, यहाँ चार्ज आएगा नेगेटिव। अब कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है कि यार कौन सा कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। ये वाला ध्यान से देखो, ये कैसा है, एरोमेटिक है, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पूरे में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, तो कंपाउंड इज एरोमेटिक, ठीक। फिर यहां पर चेक करते हैं तो डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल, ये वाले के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कैसा हो गया, ये हो गया जी एंटी एरोमेटिक, क्लियर है बात। और फिर यहां पर देखो डबल सिंगल नेगेटिव है ना, ये वाला है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्यों, आपको होगी सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, भैया एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए पूरे कंपाउंड में साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो इस वाले पूरे कंपाउंड में क्योंकि साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है ना, इसलिए ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। और अगर आप इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हो तो मुझे बता दो जरा कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर कौन सा होता है, नॉन एरोमेटिक होते हैं, है ना, नॉन एरोमेटिक। और सबसे लिस्ट स्टेबल कौन से होते हैं जी, एंटी एरोमेटिक होते हैं। एंटी एरोमेटिक हमेशा सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो भैया यहां एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, एसिडिटी। तो एसिडिटी का ऑर्डर ये रहेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, HA। क्यों होगा HA सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि भैया इसका जो कॉन्जुगेटेड बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो एरोमेटिक होगा, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद में आएगा भैया अपने पास HC, और इसके बाद में हमारे पास आएगा HB। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, क्लियर है बात। तो क्वेश्चन जो इस तरह से हाइड्रोजन को मेंशन करके भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा वाला कम एसिडिक है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है। और देखना, इसको बता रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल जो है बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है भैया, सिलेक्टिव एग्जाम्पल है, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ पे आपको क्या करने हैं, याद रखने, ध्यान में रखने। एक एक एग्जाम्पल का, हर एग्जाम्पल में अलग कंसेप्ट लग सकता है। हम ट्रेंड वाले क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे अभी बेंजोइक एसिड हम पढ़ेंगे, फिर हम फिनॉल पढ़ेंगे, तो उनमें जो है वो ट्रेंड वाला भी फॉलो होगा कि यार लगातार +M बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, -M बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इस तरह के क्वेश्चन, है ना। बहुत ही आसान सा काम है, चीज़ों को उलझाओ मत, सीक्वेंस को ध्यान में रखो। ऑर्गेनिक में बहुत बड़ी चीज़ होती है सीक्वेंस, अगर आपने सीक्वेंस मिस कर रखी है, सीक्वेंस आपकी बिगड़ गई तो समस्या हो सकती है, ठीक है ना। देखो जरा एक एग्जांपल है, जैसे ये तो है HA, ये है HB। आपको बोल दिया कि HA और HB में से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस बनाते हैं। तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस जो है ना, HA हटाओ, और इसको हटाओगे तो पीछे हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये कंडीशन आएगी। इसका कॉन्जुगेटेड बेस हम बनाते हैं, तो ये सल्फर है, ये सल्फर है, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास कॉन्जुगेटेड बेस। अब इन दोनों में से स्टेबिलिटी अगर आप कंपेयर करोगे, स्टेबिलिटी, तो देखो जरा, ये लोन पेयर है ना, यहाँ पर भी लोन पेयर होता है सल्फर के पास, तो स्टेबिलिटी वाइज कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप देखो सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट d ऑर्बिटल, तो वेकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से यहां हो जाएगी जी बैक बॉन्डिंग एक तरीके से, है ना। या यहां पर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस बोल सकते हो आप, कॉन्जुगेशन बोल सकते हो। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। आप कहोगे सर कैसे नहीं है, कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है तो, लेकिन भाई इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। आप कॉन्जुगेशन अगर चलाओगे और आपने इसका जो है वो ये वाले रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई, मान लो ये नेगेटिव और ये इसने लोन पेयर को इधर भेज दिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये भैया एक्सेप्टेबल नहीं है,
क्यों नहीं है? ऑक्सीजन, ये जो अपने पास कार्बन है ना, इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखो, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 इस पर हाइड्रोजन हो गया, कितने 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और भैया कार्बन की औकात नहीं है अपने आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन झेल ले ना, कार्बन नहीं कर सकता। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, है ना। तो भैया ये वाली चीज यहां पर किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होगी, तो इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें कॉन्जुगेशन है। इसलिए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। और क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए जो हो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? ये रहेगा भैया, ये ज्यादा एसिडिक होगा कंपाउंड। क्लियर है बात, है ना। जैसे एक एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। एक CHCl3 है, एक CHF3 है। दिस इज क्लोरोफॉर्म एंड दिस इज फ्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो आपको बोल दिया कि यार क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, विच इज मोर एसिडिक अमंग क्लोरोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म, कि यार इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा वाला होगा। तो अब यार एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है ना, तो बहुत ही आसान सा काम है, सिंपल सा काम है। हम तो कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे, जहां कहीं पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आएगी हमारा एक ही काम, कॉन्जुगेटेड बेस बनाओ। बिना कॉन्जुगेटेड बेस बनाए हम कोई बात नहीं करेंगे। तो यहां पर देखो जी, क्लोरोफॉर्म जो है ना, यहां कॉन्जुगेटेड बेस, हाइड्रोजन को ही हटाओगे, यही है बेचारा हटने वाला, H+ हटा, ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस, और इसका कॉन्जुगेटेड बेस हम ये बनाएंगे फ्लोरोफॉर्म, ये लो, ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस। अब यहाँ पर अगर आपने वही सीक्वेंस मिस कर दी, क्या सबसे पहले M ही चेक करना है, फिर H इफेक्ट ही चेक करना है, और फिर लास्ट में I इफेक्ट ही चेक करना है। तो MHI आपको इसी सीक्वेंस में चेक करना है, यानी पहले रेजोनेंस चेक करोगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करोगे, और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट चेक करोगे। अगर मिस कर दिया तो आंसर गलत आएगा। मिस यार, मिस, ये वो मिस है, मिस। कई मिस के भी अलग अलग तरीके होते हैं ना, कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं, ठीक है। एक तो वो मिस है, एक मिस, हाई मिस, है ना। तो एक ये मिस है, एक ये मिस है कि मिस कर दिया, छोड़ दिया, है ना। तो तगड़ा है ना। वो एक जोक है ना कि यार हिंदी और अंग्रेजी में से ज़्यादा बढ़िया कौन है, तो हिंदी अंग्रेजी में ज़्यादा बढ़िया, भाई अपने तो हिंदी ही बढ़िया है, अंग्रेज तो हम है नहीं, है ना। कि जैसे अंग्रेजी में बिल्ली को क्या बोलते हैं? कैट बोलते हैं। लिखते कैसे है? CAT, कैट। फिर बोलते कैसे हैं? केट बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन केट होता है, लिखते हैं CAT, तब जाके उसका मतलब क्या होता है? बिल्ली होता है। और हिंदी में लिखते भी बिल्ली है, बोलते भी बिल्ली, और मतलब भी क्या होता है? बिल्ली होता है ना। तो ये है, तो हिंदी बेस्ट है, हिंदी बढ़िया है, और मारवाड़ी सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। तो आओ चर्चा करते हैं वापस से। तो इनमें अगर आपने सीक्वेंस को छोड़ दिया, सीक्वेंस मिस कर दी, तो भैया यहां पर क्या होगा कि आपका आंसर उल्टा आ जाएगा, गलत आ जाएगा। जैसे यहां पर हम जो अगर इंडक्टिव इफेक्ट पहले चेक कर ले, रेजोनेंस से पहले चेक कर ले, -I -I, फ्लोरीन का -I ज्यादा होता है क्लोरीन से, यहां पर -I, और -I ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा। तो क्योंकि इसका माइनस ज्यादा है, -I ज्यादा है, ये मोर स्टेबल होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये वाला रहता है, ठीक है। रीजन इसका क्या है? इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स है, और वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये कॉन्जुगेटेड ज्यादा स्टेबल है, और कॉन्जुगेटेड ज्यादा स्टेबल है ना, इसलिए जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी ज्यादा किसकी होगी? क्लोरोफॉर्म। तो ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म। रीजन क्या है? रीजन यही है, बिकॉज कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ क्लोरोफॉर्म इज मोर स्टेबल देन फ्लोरोफॉर्म। ओके, है ना। तो ये हुई एक बात। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक तो है हमारे पास, ध्यान से देखना, नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। दिस इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एक हमारे पास है जी बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड, ठीक है। इन दोनों में अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, तो यहां एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी? ध्यान से देखना, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, वही बात कि यार जहां कहीं पर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आएगी, हम सबसे पहले क्या करेंगे? कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे। इसका कॉन्जुगेटेड बेस मैं बनाता हूं, तो ये आएगा HCO-, इसका कॉन्जुगेटेड बेस मैं बनाता हूं, तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा CO और O-, ठीक है। ये कॉन्जुगेटेड बेस बना इनका। अब इन दोनों कॉन्जुगेटेड बेस में
अगर हम स्टेबिलिटी चेक करें तो ध्यान से देखना जरा कि यार डबल सिंगल और ये नेगेटिव, ठीक है, यहां इसका माइनस एम इफेक्ट लगेगा, जो सीओ ग्रुप है ना इस ऑक्सीजन पर इसका माइनस एम लगेगा, यहां पर भी डबल सिंगल नेगेटिव सीओ ग्रुप का ऑक्सीजन पर माइनस एम लगेगा। तो सीओ ने ऑक्सीजन को कहा कि भाई मैं तेरा इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, विड्रॉ करूंगा माइनस एम से। ऑक्सीजन ने कहा खींच ले, कि यार मेरे ऊपर तो जो ऑलरेडी चार्ज ज्यादा है, तू अगर इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता तो ठीक है खींच ले इलेक्ट्रॉन, मेरा चार्ज तो कम होगा ना, मेरी स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी ना, ये तो मैं चाहता हूं कि भाई स्टेबिलिटी जो है वो बढ़े। अब यहां पर ऑक्सीजन ने जो है वो सीओ जो ग्रुप है इसने ऑक्सीजन को कहा कि भैया मैं तेरे इलेक्ट्रॉन खींचूंगा इधर से, लेकिन भाई जैसे ही इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ना तो ये फिनाइल है, तो फिनाइल ने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए। देखो जरा कि यहां सीओ जो इधर से भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज के साथ भी सीओ कॉन्जुगेशन में है, और यहां पर सीओ जो है इधर फिनाइल के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, तो ओवरऑल सीओ का काम तो बढ़ गया है, और इस नेगेटिव का कॉन्जुगेशन सीओ के साथ क्या हो गया, कम हो गया है। यहां नेगेटिव का कॉन्जुगेशन कम हो गया, क्यों? क्योंकि यार सीओ इधर फिनाइल के साथ भी काम कर रहा है, फिनाइल के साथ भी बिजी है, तो दो जगह कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो नेगेटिव का कॉन्जुगेशन क्या हो गया, कम हो गया है। और नेगेटिव का कॉन्जुगेशन दिस इज नॉन एज क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं, बताया था पहले। तो इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं कि भैया ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, ये दोनों भी कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से हम बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज में कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। कॉन्जुगेशन इन नेगेटिव चार्ज ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और नेगेटिव चार्ज में कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो गया है, तो यहां पर हम बोलेंगे एक तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। इन दोनों में से अगर आप स्टेबिलिटी चेक करोगे ना, स्टेबिलिटी, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी, फर्स्ट की, तो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अगर आप ध्यान रखना भैया, ये 2-3 एसिड है और इनमें हो सकता है कि भाई पूछ ले क्वेश्चन, और बहुत ही आसान सा कंसेप्ट भी है, लेकिन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। यहां से एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड को कंपेयर करते हैं। हाँ जी, भैया यहां कंसेप्ट अलग लगेगा। मैंने कहा ना कि कई एग्जांपल हम ऐसे देखेंगे जिनमें हर एग्जांपल में कंसेप्ट अलग है। ये तो एसिटिक बेंजोइक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करोगे ना तो भैया यहां पर इसका C6H5 जो ग्रुप है माइनस आई, और इसका लगेगा प्लस आई। ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला होगा, एसिडिटी। बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, फॉर्मिक एसिड, फिर आएगा कौन सा, बेंजोइक एसिड, और एसिटिक एसिड सबसे कम बेसिक होगा। ये चीज ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, इन तीनों को ही कंपेयर करवा सकता है, इन तीनों को कंपेयर करवाते हुए क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। क्लियर है बात? तो भैया ये है अपने पास। अब देखो जी, एक हम एग्जाम्पल करते हैं, अलग एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल है अपने पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का। क्या होता है देखो जी, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, आगे भी इसको हम खूब काम में लेंगे। जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ना, इसको हम आगे भी काम में लेंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भैया देखो जरा कि ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो है ना, ये क्या होता है। देखो कि रेडिकल का नाम लिखना आपने सीखा होगा, जैसे CH2 है, जैसे CH3 होता है ना, एक वैलेंसी खाली होती है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, है ना। एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, जैसे एक वैलेंसी खाली होती है, तो अब यहाँ 2 वैलेंसी खाली है तो इसके लिए क्या बोलेंगे, आइलीन बोलेंगे, तो दिस इज मिथाइलिन ग्रुप। और भैया अगर आपने दोनों तरफ कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है ना, कि दोनों तरफ -m, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है, और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है। बहुत ही ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग विड्रॉवल ग्रुप जो है वो अगर आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया, CH2 के दोनों तरफ ऐड कर दिया -m और -m वाला, तो दिस CH2 ग्रुप इज नॉन एज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो यही क्या है भैया जी, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलेंगे। और ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है ना, ये भैया एसिडिक नेचर का होता है। अब रीजन क्या है एसिडिक नेचर होने का, तो वही बात कि एसिडिक स्ट्रेंथ एक ही चीज पर डिपेंड करती है, और वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस पर। तो यहां अगर कॉन्जुगेटेड बेस आप बनाओगे, वो हाईली स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, इसीलिए ऐसा होता है। जैसे एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं।
देखो कि जैसे हमारे पास कंडीशन ऐसी है, एक कोई कंपाउंड है ना, जैसे CH3 और ये दे दिया CO और ये दे दिया CH2 और ये CO और ये CH3, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको जो है वो ये बोला कि इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो। एक तो ये वाला है, एक जैसे आपको ये दे दिया CH3 और यहाँ O और ये CO और ये CH2 CO और ये है CH3, और एक जो है वो हमारे पास कंडीशन ऐसी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड CH3 O और ये CO और ये CH2 ये CO और ये है यहाँ पर OCH3, ठीक है, OCH3। ये तीन हमारे पास एग्जाम्पल है और इन तीनों ही एग्जाम्पल में हमें क्या बताना भैया जी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल सा काम। मैंने आपको यह कहा कि यार एसिडिक स्ट्रेंथ जहां कहीं भी आए तो एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए और वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। तो सबसे पहले तो मेरे भाई आपको कॉन्जुगेटेड बेस बनाना पड़ेगा। तो यहां पर कॉन्जुगेटेड बेस बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन H+ को यहां से हटाना पड़ेगा। अब कौन सा H+ हम यहां से हटाएं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हटाओगे। जो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो गया, इन सबसे जुड़ा है वो वाला हाइड्रोजन आप हटाओगे। लेकिन ऐसा तो यहां पर कोई भी नहीं है। तो अब देखो कि मैंने कहा कि जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है ना, इस पर जो हाइड्रोजन होता है वो हाईली एसिडिक होता है। तो दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, है ना, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। यहां से आप H हटा सकते हो। क्यों? यहां से H हटाओगे तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस जो बनेगा उस पर दोनों CO ग्रुप का भैया जी -M इफेक्ट लगेगा, ये CO और ये CH3। ध्यान से देखो कि डबल सिंगल नेगेटिव, तो इसका लग रहा है -M और इसका भी लग रहा है कैसा, -M इफेक्ट, ठीक है। सेम टू सेम यहां पर भी ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये वाला जो है वो यहां से हटेगा तो CH3, ये O और ये CO और यहां है CH नेगेटिव और ये है CO और ये CH3, इसका लग रहा है -M और इसका भी यहां पर लग रहा है -M। सेम टू सेम यहां पर भी ऐसा ही है, CH3 O और ये CO और ये है CH, ये नेगेटिव और ये CO और ये CH3, इसका लग रहा है इधर से -M और इसका भी इधर से -M, है ना। तो -M लगने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा, चार्ज जितना कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए भैया जी यहां पर कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल है। अब कंपेयर करना है हमें इन तीनों के कॉन्जुगेटेड बेस में, यार इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो आप यूं समझो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल के लिए भैया डबल सिंगल नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर कॉन्जुगेशन में है, ये CO का पूरा कॉन्जुगेशन इस नेगेटिव चार्ज के साथ हो रहा है। क्लियर है बात? डबल सिंगल नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव चार्ज का पूरा कॉन्जुगेशन इस CO के साथ हो रहा है। ये CO जो है ना, ये इधर इधर है ना, दोनों तरफ के CO इस नेगेटिव के साथ कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। अब यहां पर देखो कि CO ने जो है, ये वाला CO तो दोनों में सेम है कि CO ने नेगेटिव को कहा कि भाई मैं तेरे को कम कर देता हूं, मैं जो है वो एक तरीके से जो है वो नेगेटिव चार्ज कम कर देता हूं, मैं खींच लेता हूं, -M इफेक्ट से जो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता हूं। तो इधर तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये वाला CO जैसे ही इधर से नेगेटिव को विड्रॉ करना चाहेगा, लेकिन भैया वैसे ही देखो इधर ऑक्सीजन भी तो लगा पड़ा है CO के साथ, है ना, कि इस CO ने जैसे ही इधर से नेगेटिव खींचा वैसे ही ऑक्सीजन जो है इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ओवरऑल इस वाले CO की इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई। और ये वाला CO जो है ना, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, नेगेटिव को कम करना चाहता है, लेकिन इसके नेगेटिव को कम करने की टेंडेंसी कम है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए और नेगेटिव को खींचने की टेंडेंसी कम हो गई है। कहने का मतलब यहां पर ये CO दो जगह कॉन्जुगेशन कर रहा है। अब इसमें देखना ऐसा ही होगा कि अच्छा ये वाला जो है ना, यहां OCH3 है, दिस इज OCH3, ठीक है। अब यहां पर ऐसा ही है कि भैया ये वाला नेगेटिव जो है वो इधर जाएगा रेजोनेंस में, लेकिन ये वाला CO इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये वाला CO भी इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इस CO का नेगेटिव के साथ रेजोनेंस क्या हो गया, कम हो गया। यहां इस CO का नेगेटिव के साथ रेजोनेंस क्या हो गया, कम हो गया। यहां इस CO का नेगेटिव के साथ रेजोनेंस कम हो गया, लेकिन ये वाला CO पूरा रेजोनेंस किसके साथ कर रहा है, नेगेटिव के साथ। तो भैया सबसे ज्यादा जितना ज्यादा -M इफेक्ट होगा ना, हम बोलेंगे वहां पर कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और मेरे भाई जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कॉन्जुगेटेड की होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा। यहां हमारा कॉन्जुगेटेड सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आप कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी देखोगे तो मैं यूं लिखूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा थर्ड। तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ,
एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा भैया, सबसे ज्यादा एसिडिक जो है वो कौन सा रहेगा, फर्स्ट ही रहेगा, फिर सेकंड रहेगा, और सबसे कम एसिडिक कौन सा रहेगा, थर्ड। क्लियर है बात? तो ये है भैया जी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का केस। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर देखो जी एक और एग्जांपल देखते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, फिर हम आगे चलेंगे सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की तरफ। ठीक है ना? देखो कि भाई एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जिस कंपाउंड की जितनी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है, कि कोई कंपाउंड है जितनी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेगी, कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर ऐसा है स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मान लो कोई कॉन्जुगेटेड बेस है, उसकी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन रही है, तो वहां पर जो है वो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी जो है उसकी ज्यादा होगी कॉन्जुगेटेड बेस की, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। जैसे एक एग्जांपल के लिए पहले मैं ये लिख देता हूं, ठीक है, मोर द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट resonating structures more will be the stability, more will be the stability। ठीक है, तो भैया ये चीज ध्यान में रखो कि ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी तो इस केस में स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। जैसे यूं समझो कि आपको पूछ लिया कि एक तो हमारे पास सल्फोनिक एसिड है या एल्काइल सल्फोनिक एसिड है, कोई भी सल्फोनिक एसिड, एक आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर कर लो। जैसे यूं समझो जी कि एक तो है जी RSO3H, एक है हमारे पास RCOOH। अब इन दोनों में से आपको एसिडिटी का ऑर्डर चेक करना है कि यार सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में से ज्यादा एसिडिक कौन है। तो मेरे भाई हम एक काम करते हैं, वही कॉन्जुगेटेड बेस बनाते हैं, और हम तो हमेशा जब कहीं पर भी यार तुम बार बार जो दिमाग में याद रखो ये चीज कि यार एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, अगर वो बात कर रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी की। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहां से कॉन्जुगेटेड बेस बनाओ मेरे भाई। इसका मैं कॉन्जुगेटेड बेस अगर बनाऊं तो ये आएगा RSO3H, ये RSO3H। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, H आ जाएगा तो H प्लस हटाया तो चार्ज कैसा आया, नेगेटिव आया। अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी बनाऊंगा तो ये हमारे पास आएगा RCO और ये O माइनस, H प्लस हटाऊंगा, पीछे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां पर देखो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो ये वाला इधर, तो हमारे पास इसकी पहली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो ये वाली बनेगी O माइनस, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड O। फिर अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये वाला इधर, तो ये इधर, तो अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी ये बनेगी R, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। टोटल जो कितनी, टोटल 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल जो 3 इसकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। फिर यहां पर चेक करते हैं तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये वाला इधर, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कितनी बनी, ये माइनस, टोटल 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है और इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर बनती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इन दोनों में अगर आप स्टेबिलिटी की बात करोगे ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, तो भैया फर्स्ट का कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल है किससे, सेकंड से। रीजन क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा बन रही है, ये रीजन है। तो इसलिए क्योंकि फर्स्ट के लिए जो है वो कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ध्यान रखना सल्फोनिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है ना। अभी हम जो है ना लास्ट में जब एसिडिक स्ट्रेंथ कंप्लीट कर लेंगे, एक जनरल ऑर्डर की भी बात करेंगे, जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, जिसमें सबको मिक्स करके बाद में जो वो एक ऑर्डर लिखेंगे वो लास्ट में बात करेंगे। क्लियर है बात? तो ये तो भैया हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ जनरल से एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे जी फिनॉल की, ठीक है, कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। देखना ये सारे एग्जांपल जो है वो आपको किसी ना किसी बुक में जरूर मिल जाएंगे, या जो भी मॉड्यूल, रेस्पेक्टिव मॉड्यूल जिस भी कोचिंग का आप सॉल्व कर रहे हो वहां पर भी ये सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट है ये है भैया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। कि यार जो फिनॉल होता है ना, वहां हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। देखिएगा हाँ जी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, ठीक है, बहुत ही आसान सा काम है। देखो
कि यार फिनॉल जो है ना, ये क्या है, सबको पता है कि ये बेंजीन है। एक जनरल ऑर्डर की बात करते हैं पहले तो हम, तो बेंजीन पर अगर आपने OH लगा दिया, एक तो ये फिनॉल है। फिर भैया फिनॉल में किसी भी पोजीशन पर, है ना, ऑर्थो, मेटा और पैरा में से कहीं पर भी आपने ये कंडीशन आ गई कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप जोड़ रखा, मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप, यहां पर जो है वो मैंने पैरा पर लगा रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल पैरा की ही बात करेंगे, कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप का मतलब है -M वाला या -H वाला या फिर -I वाला कोई ग्रुप है। फिर सेकंड केस, मान लो कोई भी जो है ग्रुप नहीं जुड़ा है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा है। सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का मतलब है यही है कि आपको किसी भी पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जोड़ना है। फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपने जोड़ रखा है, बोले तो +M या फिर +H या फिर +I वाला जो है वो आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ रखा है। ऐसी कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अब ये 3 कंडीशन हमारे पास आई। अब इन तीनों में अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, भैया जरूरी नहीं है, मैं वापस से बोलता हूं, अभी एग्जांपल समझेंगे, पैरा पोजीशन पर ही जो है वो ग्रुप अटैच करके दे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो आप इन तीनों में देखना जरा कि अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखूं तो बस वही बात कि भाई जितना ज्यादा स्टेबल हमारा कॉन्जुगेटेड होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। और भैया ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड सबसे ज्यादा कहां, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप H+ गया, ऑक्सीजन पर चार्ज माइनस, यहां चार्ज माइनस आएगा, ऑक्सीजन पर चार्ज जो है वो माइनस आएगा, ये हमारे पास इनका कॉन्जुगेटेड बनेगा। तो कॉन्जुगेटेड सबसे ज्यादा स्टेबल यहां होगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप जो है इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, और इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो ऑक्सीजन पर जो है चार्ज डेंसिटी कम होगी। ध्यान रखना, ओवरऑल हमें चार्ज डेंसिटी ही चेक करनी है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कॉन्जुगेटेड की बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो भैया ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या आएगा, एक जनरल ऑर्डर है। अब इसमें बहुत सारे जो है बीच बीच में कुछ एक जो है वो आप एक्सेप्शन या जिनमें कंसेप्ट अलग लगता है वो भी एग्जांपल हम यहां पर देखेंगे। बाकी जनरल ऑर्डर ऐसे ही चेक करना है, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे एक तो फिनॉल दे दिया आपको, एक यहां पर जो है OH है, यहां पर मिथाइल जोड़ के दे दिया, एक जो है वो आपको यहां पर OH फिनॉल है और यहां पर हेलोजन, और एक हमारे पास कंडीशन ऐसी, ये फिनॉल है और ये है NO2। अब यहां इन सब में हमें चेक करना है कि यार कौन सा ज्यादा एसिडिक कौन सा कम एसिडिक। तो आप तो केवल और केवल क्या करोगे, इफेक्ट चेक कर लो। तो इफेक्ट चेक करते हैं, तो भैया मेरे CH3 का इफेक्ट कैसा होता है, +H। ध्यान रखना, हमें सीक्वेंस ध्यान में रखनी है, पहले M चेक करना है, फिर H चेक करना है, फिर I चेक करना है, ठीक है। तो +H इफेक्ट होता है, +I भी होता है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूं। हेलोजन के केस में जो है वो +M होता है, -I होता है। सिंगल हेलोजन दे रखा, -I डोमिनेट करेगा +M पर, -I डोमिनेट करता है। यहां NO2 है तो इफेक्ट कैसा होता है, NO2 का -M। और वही बात है भैया, विड्रॉवल इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, विड्रॉवल इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, वहां पर कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मेरे भाई कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी अगर कम होगी ना, उल्टा बोल गया, विड्रॉवल इफेक्ट ज्यादा होगा तो कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी ना तो कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, 4th वाला हो जाएगा। इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, 3rd वाला। भैया ये तो डोनर इफेक्ट लग रहा है, कॉन्जुगेटेड जब बनाओगे तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहां पर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये ऑलरेडी इस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ना, और ये +H से इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंस कर रहा है, और बेंजीन रिंग यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर बढ़ेगी तो हम बोलेंगे रिपल्शन बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे स्टेबिलिटी कम होगी। यहां पर जरूर कोई देने वाला नहीं है, लेकिन कोई खींचने वाला नहीं है, देने वाला भी तो नहीं है, तो अब कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आएगा, और सेकंड वाला सबसे लिस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इनके pKa का ऑर्डर क्या होगा, है ना, इनमें से सबसे ज्यादा pKa किसका होगा, सबसे कम pKa किसका होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं, ये हमारे पास कंडीशन है, मान लो यहां पर कुछ, यहां CH3 जोड़ दिया, ठीक है, फिर OH, एक CH3 यहां जोड़ दिया, एक CH3 हमारे पास कंडीशन ऐसी है, एक CH3 यहां है, और एक मान लो नॉर्मल फिनॉल है। अब इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लिया आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, केवल कंसेप्ट लगाओ, है ना। तो यहां पर CH3 का इफेक्ट कैसा होगा, +H होगा, यहां पर +I होगा, और यहां CH3 का इफेक्ट +H होगा, है ना। ध्यान रखो कि ऑर्थो और पैरा पर M और H दोनों होते हैं,
मेटा पर ना तो M होता है ना ही H होता है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब यार M और H तो दोनों में क्या होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करते ही नहीं है, तो इन दोनों में तो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो क्या हो गया, H इक्वल हो गया। अब H अगर इक्वल है तो चेक करो क्या, I, तो यहां पर हम I इफेक्ट चेक करेंगे तो प्लस H के साथ प्लस I भी है और यहां पर भी प्लस I भी है। डोनर इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। ये देख लो जरा कि डोनर इफेक्ट ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनमें इन तीनों में डोनर इफेक्ट लग रहा है, यहां नहीं लग रहा है, तो फोर्थ सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ये दोनों जो है पहले प्लस H से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ये वाला केवल प्लस I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम। तो भैया यहां कम इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं क्योंकि एक तो M होता है, M में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, फिर H होता है, फिर I में पार्शियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो अब आएगा सेकंड। इन दोनों में अगर बात करें हम तो H तो दोनों में इक्वल है, तो जहां पर प्लस I कम होगा वहां एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इन दोनों में प्लस I कम कहां है, यहां पर प्लस I कम है, दूरी ज्यादा है ना, तो प्लस I कम है तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो अब आएगा थर्ड और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये हमारे पास ऑर्डर है किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्लियर है बात। फिर देखो जरा, जैसे OH है ना, यहां जोड़ दिया OCH3, एक तो ये दे दिया आपको OCH3, एक आपको ये दे दिया कि OH है, यहाँ है जी OCH3, एक ये कंडीशन है कि यहाँ OH है, यहाँ है CH3। इन चारों में आपको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। ये चार एग्जांपल है, चारों में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। वीडियो पॉज करो और तुरंत आंसर बताओ। देखो जरा कि यहां पर जो है वो इसका इफेक्ट कैसा है, प्लस M। देखो ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली जुड़े एटम पर कम से कम एक लोन पेयर है, इफेक्ट प्लस M। भैया जी मेटा पर M तो होता नहीं है, तो OCH3 का प्लस M के साथ माइनस I भी होता है, तो इफेक्ट कैसा, माइनस I। यहां पर CH3 का इफेक्ट कैसा होगा, प्लस H, और यहां पर केवल प्लस I, क्योंकि भैया मेटा पोजीशन पर ना तो M होगा ना ही H होगा, केवल कौन सा होगा, I इफेक्ट होगा। तो अब इन चारों में अगर हम चेक करें ना तो हमारे पास देखना जरा कि क्या रहेगा, बताओ सबसे ज्यादा जो है एसिडिक कौन सा रहेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा सेकंड। क्यों, विड्रॉवल इफेक्ट लग रहा है, माइनस I। फिर जो इसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद में आएगा फोर्थ। क्यों कि यार ये तीनों में यहां प्लस M से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, यहां प्लस H से, यहां प्लस I से सबसे कम इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फोर्थ। इन दोनों में से ये M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि भाई यहां बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यहां पर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये भी बढ़ा रहा है, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ाएगा, OCH3, क्योंकि ये M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये H से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो इसलिए अब कौन सा आएगा, अब आएगा थर्ड, और सबसे लिस्ट कौन सा होगा, एसिडिक फास्ट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। तो मेरी बात शायद आपके समझ में आ रही होगी। फिर देखना जरा, ऐसे ही चेक करनी है भैया, जो फिनॉल है वहां अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, जो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से कंपैरिजन करोगे एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, दो तीन एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। देखना जरा, इनको मैं मिटा रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल आप नोट कर लिए होंगे आपने। हाँ जी, फिर देखो एक एग्जाम्पल है अपने पास, यहां आ गया OH, ये आ गया CH3, एक एग्जाम्पल OH, ये आएगा CH2 CH3। ठीक है, फिर एक एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा है, ये OH है, ये CH, ये CH3 और CH3, और एक एग्जाम्पल है OH, ये यहां पर है अपने पास। अब इनमें देखना कि अगर इनमें सब में अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें ना, तो यहां पर देखो कि 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस H, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस H, 1 अल्फा हाइड्रोजन प्लस H, 0 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो भाई सबसे ज्यादा एसिडिक, प्लस H जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा, प्लस H सबसे कम है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा। ठीक है, अगर आपने क्या कर लिया, पहले I चेक कर लिया H से पहले, तो यार I तो सबसे ज्यादा इसका होता है, प्लस I ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो ऑर्डर जो है वो उल्टा आएगा। लेकिन वही है कि पहले H ही चेक करना है, फिर M ही, पहले M ही चेक करना है, फिर H, फिर I चेक करना है। ठीक है,
फिर देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो यही सारे के सारे ग्रुप यहां जुड़े हैं, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ठीक है, ये OH, C3H7, ठीक है, फिर जो है वो ये OH हो गया, C4H9, ये कंडीशन है। अब भैया देखो मेटा पोजीशन पर H होता नहीं है, अब केवल किसको कंसिडर करेंगे, केवल I को कंसिडर करेंगे। तो यहां पर ये प्लस I है, इसका भी प्लस I, इसका भी प्लस I और इसका भी प्लस I। जितने ज्यादा कार्बन होते हैं ना एल्काइल ग्रुप में, प्लस I इफेक्ट उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। और प्लस I इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, सबसे कम कौन आएगा, फोर्थ। ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। क्लियर है बात। फिर देखो जी एक दो स्पेशल एग्जांपल है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं हेलोजन के केस में। देखना कि भैया ऐसा है, हमारे पास कंडीशन ऐसी है, OH ये फ्लोरीन, OH क्लोरीन और OH ये है ब्रोमीन। एक मान लो आयोडीन वाला भी ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में आपको क्या करना है भैया जी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ध्यान रखना थोड़ा सा जो है वो कंसेप्ट अलग लगता है, एक्सेप्शन टाइप आप इसको मान सकते हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि भाई हेलोजन का जो इफेक्ट होता है ना, वो हमें पता है कैसा होता है, प्लस M के साथ माइनस I होता है, माइनस I डोमिनेट करता है। ये सेम चीज मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बेंजीन रिंग पर बताई थी आपको कि यार हेलोजन के केस में इनका इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लेकिन M इफेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल का काम करते हैं, लेकिन इन तीनों में अगर हम बात करें, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यही देता है। यहां पर बॉन्ड लेंथ जो बढ़ जाती है, जिससे जो डोनर टेंडेंसी कम हो जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे हम, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके केस में रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो ये देगा, फ्लोरीन देगा। और भैया जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी बढ़ेगी, तो रिपल्शन जो है ना वो बढ़ेगा। जब कॉन्जुगेटेड बनाओगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, यहां पर रिपल्शन कंपैरेटिवली कम होगा। तो यहां एसिडिक स्ट्रेंथ का या एसिडिटी का ऑर्डर जो है ना, एसिडिटी का ऑर्डर ये रहता है कि भाई देखने पर लगता है कि यार इसका तो माइनस I सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन भैया यहां एसिडिटी का ऑर्डर ये रहता है। ऐसा ही सेम केस है ना, सेम टू सेम केस यहां पर भी हम ऐसा ही सोचते हैं कि जैसे एक तो है मान लो फ्लोरो है ना, मेटाफ्लोरोफिनॉल है, एक मेटा क्लोरोफिनॉल है। अब हम सोचेंगे कि सर यहाँ तो जो है वो M इफेक्ट होगा ही नहीं, लेकिन भैया ये मैंने कहा ना कि एग्जांपल अलग है थोड़ा सा। आप यूँ समझो कि अगर मान लो फिनॉल नहीं होता, OH नहीं होता, यहाँ पर बेंजीन रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग पर, है ना, क्योंकि इसका जो है वो प्लस M सबसे ज्यादा है, माइनस I तो ऑलमोस्ट इक्वल साक है, प्लस M जो है वो यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट ज्यादा लग रहा है। तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो इसका कॉन्जुगेटेड जब बनाओगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन की वजह से कॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनमें भी ज्यादा एसिडिक कौन होगा भैया जी, क्लोरो वाला ही ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। ये एक अलग एग्जांपल है जो कि आपको विशेषली क्या करना है, ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट ध्यान में रखोगे, केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो जी, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है ना। एनसीईआरटी में जो आपके अल्कोहल ईथर फिनॉल वाला है ना, 12th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें ये चीज मेंशन की हुई है। तो आप समझो जरा कि एक तो यार हमारे पास है, एक बार नोट मत करना, एक बार देखो इधर कि ये है हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। एक हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि ये है OH, ये है जी मेटा नाइट्रोफिनॉल, दिस इज मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और एक मेरे भाई कंडीशन ऐसी है कि ये OH है, यहां पर है पैरा नाइट्रोफिनॉल, यह है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये तीन हमारे पास केस है। अगर इन तीनों में हम कंसेप्चुअली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखेंगे तो भैया जी ऑर्डर ये आना चाहिए। यहां इफेक्ट कैसा, -M, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर NO2 का -M लगता है, पैरा पर भी -M लगता है, लेकिन यहां पर केवल कौन सा लगता है, -I।
और जब माइनस एम दोनों जगह बराबर है, क्योंकि एम इफेक्ट तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं है, तो माइनस एम तो दोनों जगह बराबर है, तो माइनस आई और यहां पर भी माइनस आई। अब माइनस एम, इन दोनों में माइनस एम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है ना, और जो है वो माइनस एम तो बराबर है, तो हम बोलेंगे माइनस आई यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ एसिडिटी सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, इनमें माइनस एम से विड्रॉवल है, यहां माइनस आई से। पहले तो माइनस एम को चेक करो, माइनस एम वाले ज्यादा विड्रॉ करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये है, फर्स्ट फिर थर्ड फिर सेकंड, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है ना, कि भाई ये होना चाहिए, क्योंकि यहां माइनस आई ज्यादा है, एम तो दोनों में बराबर है, लेकिन भैया ये ऑर्डर आपको नहीं मिलता है ना। तो जो ऑर्डर है एसिडिटी का, ये ऑर्डर ये आता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है भैया जी थर्ड, फिर आता है फर्स्ट, फिर आता है सेकंड। और जो कि आपको ध्यान में भी रखना है, ये ही ध्यान में रखना है। और इसका रीजन देखो, इसका रीजन ये है कि यहां से हाइड्रोजन निकलना चाहता है, लेकिन ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना, इसमें क्या होगा कि इस तरीके से यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये है भैया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्रोजन निकलना तो चाहता है, लेकिन निकल नहीं पाएगा, और इन दोनों में से जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, किसकी? पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। ध्यान रखना, मैं ये स्टेटमेंट लिख भी देता हूं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, होना चाहिए था किसको? ऑर्थो को, क्योंकि वहां पर माइनस आई ज्यादा है, माइनस एम तो दोनों में बराबर है ना, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, कि भाई ये हुआ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक तरीके से जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जिसके कारण जो है वो ये चीज जो है वो चेंज हो गई, डिस्टर्ब हो गई है। क्लियर है बात? अब देखो कि यहीं एक चीज और ध्यान में रखनी है, ये तो चलो हो गया। अब यहीं एक चीज और ध्यान में रखनी है कि यार जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट लगता है ना, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो केस है, ये केवल एक ही NO2 के केस में डोमिनेट करता है, कि एक NO2 होगा तो ही आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी है। केवल ऑर्थो, मेटा और पैरा कि इन तीनों में एक एक NO2 है। अगर एक से ज्यादा NO2 कहीं आ जाए तो जो कंसेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम आंसर चेक करेंगे, है ना। तो ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करता है केवल एक NO2 के केस में। जैसे मान लो ये केस आ गया, जैसे एक दो एग्जांपल देखते हैं, है ना। ये OH, यहाँ NO2 है, ये NO2 है, एक ये NO2 लगा के दे दिया। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी इसमें, लेकिन भैया आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना यहाँ इतनी ज्यादा इफेक्टिव हम बोलेंगे नहीं होगी, है ना। जो कंसेप्ट है वो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना। और एक मान लो आपको ये वाला दे दिया, ये NO2 है, ये NO2 और ये NO2, है ना। ये तीन केस दे दिए। ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इनमें हो सकती है, लेकिन केवल एक NO2 के केस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगी। बाकी में जो कंसेप्चुअली हम चेक करेंगे, जैसे यहां पर इसका इफेक्ट माइनस एम, यहां माइनस एम, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर माइनस एम, यहां पर इफेक्ट कैसा होगा? माइनस आई होगा। क्लियर है बात? फिर देखो यहां पर माइनस एम, ये माइनस एम और ये भी माइनस एम, यहां चेक करते हैं माइनस आई, ये माइनस आई और ये माइनस एम। ठीक है ना। मेटा पर तो जो है वो केवल आई होता है, तो माइनस एम जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। इस कंपाउंड का नाम भी ध्यान में रखना है, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सेकंड, 3 माइनस एम। फिर आएगा कौन सा? फर्स्ट, 2 माइनस एम। फिर आएगा कौन सा? थर्ड। ये ऑर्डर रहेगा किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको कि भाई OH है, ये NO2 है, ये NO2 है। एक ये वाला एग्जाम्पल है, OH है, ये NO2 है और ये NO2 है। और ये एक एग्जाम्पल है, ये OH है, ये NO2 है और ये भी NO2 है। 3 एग्जाम्पल है। अब इनमें जो है वो आप ध्यान में रखोगे, देखो इफेक्ट कैसा? माइनस एम, यहाँ माइनस एम, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस आई और ये माइनस आई।
कोई अहम इफेक्ट जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें भी होती है, लेकिन डोमिनेंट केवल एक NO2 के केस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंट होगी। तो यहां पर चेक करो, सबसे ज्यादा पहला क्योंकि 2 -M है, फिर आएगा कौन सा दूसरा, फिर आएगा कौन सा तीसरा, है ना। तो ये है भैया अपने पास फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आई होप मेरी बातें आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही जैसे फिनॉल की केस की बात करिए वैसे ही बेंजोइक एसिड की बात हम अगली क्लास पे करेंगे। तो भैया ये थी आज की क्लास। एसिडिक स्ट्रेंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे सारे हमने देख लिए। हेलोजन वाला केस स्पेशली आपको फिनॉल के केस में ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहां से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एसिडिक स्ट्रेंथ को अगली क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो भैया पढ़ें, खूब पढ़े, ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। सर्दी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो सर्दी का भी बचाव रखें, है ना, क्योंकि पढ़ने का मजा तभी आता है जब तबीयत ठीक हो, नाक से पानी आएगा, आंखों से पानी आएगा, है ना, जुकाम लगेगी, छू ऐसे करते रहोगे तो भैया वहां पर जो है वो डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है। तो पहला सुख निरोगी काया, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ाई करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।